नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल मार्च 2025 का ये अंक है। और ये जो करंट अफेयर की मैगजीन है, इसमें जनवरी 2025 का जो है समसामयिक मुद्दों को छोटे छोटे सेक्शंस के रूप में दिया जाता है। आज हम इसके जो न्यायपालिका से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस सेक्शन को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार की परीक्षा उपयोगी जो कंटेंट है वो नियमित रूप से अपलोड किया जाता है। छोटे छोटे वीडियो 5 मिनट से लेकर के 10-12 मिनट तक के जो होते हैं वो आपके लिए सभी पूरी तरह से परीक्षा के लिए उपयोगी होते हैं। तो चलिए मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। आगे अब हम देखते हैं न्यायपालिका से जुड़े हुए मुद्दे। हाल ही में जो 2 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा कि जो संपत्ति का अधिकार है वह एक संवैधानिक अधिकार है तथा किसी व्यक्ति को कानून के अनुसार पर्याप्त मुआवजा दिए बिना उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। यह मौलिक अधिकार अब नहीं रह गया है, लेकिन अभी भी संवैधानिक अधिकार अभी भी है। संवैधानिक अधिकार का मतलब जिसका उल्लेख अभी भी संविधान में है उसको संवैधानिक अधिकार कहा जाएगा। और जो फंडामेंटल राइट्स वाले सेक्शन में जो अधिकार दिए गए हैं वो सभी मौलिक अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी की व्याख्या की है और कहा है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो अभी भी संवैधानिक अधिकार है। पीठ ने कहा कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के कारण संपत्ति का अधिकार यद्यपि अब मौलिक अधिकार नहीं है, परंतु कल्याणकारी राज्य में मानवाधिकार और संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत अभी भी संवैधानिक अधिकार के रूप में संविधान में निहित है। मुकदमा क्या था? बर्नार्ड जोसेफ बनाम कर्नाटक सरकार, ये मुकदमा था और इसमें BR गवई और KV विश्वनाथन की पीठ थी। मामला यह था कि बंगलुरु मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर परियोजना बनाई जा रही थी, इसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था और कर्नाटक उच्च न्यायालय के नवंबर 2022 के फैसले को चुनौती दी गई थी इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में। जनवरी 2003 में इस प्रोजेक्ट हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एक अधिसूचना जारी की और जितने भी इस केस में जिन लोगों ने अपील की थी उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद उनको मुआवजा ही नहीं दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए लोगों की जमीन पर कब्जा किया गया और उसका मुआवजा नहीं दी गया, ये कोर्ट की फाइंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अदालत की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए निर्देश दिया कि 22 अप्रैल 2019 के बाजार मूल्य के हिसाब से लोगों को उनकी जमीन का मुआवजा दिया जाए। अब आइए देखें, जो संपत्ति का अधिकार का मामला है ये अक्सर विवादों में रहता है। यह है क्या? तो जब संविधान की रचना हुई थी उस समय जो संपत्ति का अधिकार था वो हमारे जो संविधान के रचयिता लोग थे, मूर्धन्य लोग, उन्होंने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया था। लेकिन जो इसमें संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकारों के रूप में इसको डाला गया था। लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत संवैधानिक अधिकार के रूप में अभी भी रखा गया है। तो यह है मामला संपत्ति के अधिकार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अपनी व्याख्या की है। अगला पॉइंट देखते हैं, भरण पोषण की कार्यवाही दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन से स्वतंत्र है। 10 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में निर्णय दिया कि दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना और भरण पोषण से संबंधित जो कार्यवाही है वो एक दूसरे से स्वतंत्र है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी आपस में जुड़ी हुई नहीं है। मुकदमा क्या था? रीना कुमारी बनाम दिनेश कुमार महतो, 2024 का ये मामला था और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच में ये मुकदमा सुना गया था। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो क्वेश्चन डाला गया वो ये डाला गया कि क्या एक पति जो दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए डिग्री हासिल करना चाहता है, क्या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के आधार पर
वह अपनी पत्नी के भरण पोषण के भुगतान से मुक्त हो जाएगा अगर उसकी पत्नी उक्त डिक्री का पालन करने और घर लौटने से इनकार करती है। कहने का तात्पर्य है कि पत्नी डाइवोर्स चाहती है, पति इसमें प्रश्न ये है कि पति जो कि डाइवोर्स नहीं देना चाहता है और वो चाहता है कि उसका वैवाहिक रिश्ता बना रहे, इसके लिए वो चाहता है कि जो दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए वो आदेश चाहता है। वहीं दूसरी ओर पत्नी जो है डाइवोर्स देना चाहती है, वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है। तो वास्तव में तो देखें, पति की इसमें कोई गलती नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर इस स्थिति में पत्नी नहीं रहने को तैयार है और पत्नी की इच्छा के कारण जो है संबंध विच्छेद होता है, तो क्या उस स्थिति में पति को जो भरण पोषण का जो आदेश है वो दिया जाएगा कि नहीं? अर्थात पति को भरण पोषण के लिए पत्नी को जो नियमित रूप से भुगतान करना होता है वो करना पड़ेगा कि नहीं? ये प्रश्न जो है कोर्ट के समक्ष आया। न्यायालय के अनुसार दाम्पत्य अधिकारों की बहाली पर डिक्री के अनुसार पत्नी अपने पति से धारा 125 के तहत भरण पोषण का दावा कर सकती हो, भले वह उसके साथ रहती हो या न रहती हो। इसमें सीआरपीसी की धारा 125 सामाजिक न्याय के लिए उपाय है, विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों के लिए यह बनाया गया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि पत्नी का अपने पति के साथ रहने में असफलता अथवा अस्वीकृति से अलग है, अर्थात वो रहे या न रहे साथ में, वो भरण पोषण की अधिकारी हर स्थिति में रहेगी। सीआरपीसी की धारा 125(4) में उल्लेखित महत्वपूर्ण शब्द असफलता के बजाय अस्वीकृति है, अर्थात अगर मना कर देती है तो भी पति को जो ये भरण पोषण का जो मनी है वो देना ही पड़ेगा। दाम्पत्य अधिकार क्या है, इसके बारे में जरा देख लेते हैं। दाम्पत्य अधिकार विवाह द्वारा सृजित अधिकार है और विवाह आदि से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों में तथा जीवन साथी को भरण पोषण गुजारा देने संबंधी कानूनों को इसके अंतर्गत मान्यता दी गई है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, इसमें यदि पति अपनी पत्नी से बिना किसी उचित कारण के दूसरे के समाज से अलग हो जाता है तो पीड़ित पक्ष दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इसी प्रकार के प्रावधान जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ और तलाक अधिनियम 1989 जो ईसाइयों के लिए लागू होते हैं, उनमें भी इसी प्रकार के जो है प्रावधान है कि अगर दोनों में से कोई एक चाहता है कि दूसरा हमारे साथ रहे तो वो इसके लिए कोर्ट में जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कोर्ट के सामने आया है मैटर, आपराधिक मामले में विदेशियों की आवाजाही पर प्रतिबंध। 6 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा कि किसी आपराधिक आरोप का सामना करने वाले किसी विदेशी की भारत में उपस्थिति आवश्यक हो तो उसे किसी भी हालत में देश छोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि अगर उसको एक बार देश छोड़ने की अनुमति दी गई तो वो वापस लौट के आएगा नहीं, चाहे उसको लाख जो है उसको सम्मन भेजिए, लाख वारंट भेजिए, उसके बाद उसके प्रत्यर्पण में 10 साल 20 साल 25 साल कितना लग जाए मालूम नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने फ्रैंक विटस बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एवं अन्य मामले में, ये एक नाइजीरियाई नागरिक है और उसने उस पर जो लगाई गई कुछ जमानत शर्तों को चुनौती देने वाली जो अपील है उस पर यह आदेश पारित किया गया। मामला यह है कि फ्रैंक विट्स 21 मई 2014 को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोपैथिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की धारा 8, 22, 23, 19, 29 के तहत अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था। 8 वर्ष से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद उसको 31 मई 2022 को स्पेशल कोर्ट ने जमानत दे दी थी। उसमें कुछ अलग अलग शर्तें लगाई गई थी। न्यायालय के समक्ष वर्तमान मुद्दा यह था कि क्या विदेशियों द्वारा दायर जमानत आवेदनों में विदेशी पंजीकरण अधिकारी या नागरिक प्राधिकरण को पक्ष बनाया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायालयों को विदेशी अभियुक्तों पर अपने देश के दूतावास या उच्च आयोग से यह आश्वासन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अनिवार्य जमानत शर्त लगाने की आवश्यकता नहीं है कि वो भारत छोड़ेंगे और भारत नहीं छोड़ेंगे और आवश्यकता अनुसार न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। तो कहने का तात्पर्य है, कोर्ट ने स्पष्ट किया है
कि ऐसे लोगों को बाहर जाने की अनुमति तो मिलनी नहीं ही चाहिए, लेकिन उनसे ये भी शर्त नहीं लगाना चाहिए कि आप अपने जो दूतावास है वहां से लिखवा के लाइए, क्योंकि ये उसके बस में नहीं है। वो एप्लीकेशन डाल सकता है और हो सकता है दूतावास वाले लिख करके ना दें। न्यायालय ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं इस मामले में वो कहा है, विदेशी नागरिकों द्वारा दायर जमानत आवेदनों में विदेशी अधिनियम 1946 के तहत सिविल प्राधिकरण या पंजीकरण अधिकारी को पक्षकार बनाना आवश्यक है और किसी विदेशी को जमानत देते समय संबंधित न्यायालय को यह निर्देश देना चाहिए कि वह विदेशियों के पंजीकरण नियम 1992 के नियम 3 के तहत नियुक्त प्राधिकारी को जमानत दिए जाने के बारे में तुरंत सूचित करें। अर्थात अगर किसी विदेशी को जमानत दी गई है तो इसके बारे में नियुक्त पंजीकरण प्राधिकारी को तुरंत सूचित किया जाए, जिससे वह किसी भी परिस्थिति में देश छोड़कर जाने न पाए और भागने न पाए। अपने आदेश में उन्होंने, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई भी विदेशी नागरिक सिविल प्राधिकरण की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ सकता है। आपराधिक आरोप का जवाब देने के लिए विदेशी की उपस्थिति आवश्यक है तो उसको बाहर जाने देने से रोक देना चाहिए। ये एक मामला था, इसमें सुप्रीम कोर्ट विधिक सहायता समिति बनाम भारत संघ 1994 में, इसमें पिछले फैसले की जो समीक्षा की उसमें विलंबित मुकदमों के कारण जेल में बंद विदेशी नागरिकों के लिए एक उपाय के रूप में ऐसी शर्त लगाने का निर्देश दिया गया था कि जो प्राधिकरण है उसको भी पक्ष बनाया जाए और वहां दूतावास से जो है कागज लिखवा के लाया जाए। यदि संबंधित दूतावास या उच्चायोग उचित समय के भीतर प्रमाण पत्र देने में विफल रहता है तो न्यायालयों के पास इस शर्त को माफ करने का विवेकाधिकार है। क्यों? क्योंकि ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अभियुक्त के नियंत्रण से बाहर है और इस आधार पर जमानत से इनकार कर देना जो है ये नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। इसमें जो एक्ट है इस मामले में, तो पहला एक्ट है विदेशी अधिनियम 1946। धारा 3 केंद्र सरकार को भारत में विदेशियों के प्रवेश, प्रस्थान और उपस्थिति को विनियमित करने का अधिकार देती है, जिसमें उनकी गिरफ्तारी, नजरबंदी, कारावास के आदेश जारी करना भी शामिल है। और दूसरा है विदेशी आदेश 1948। इसमें प्रावधान है कि किसी भी विदेशी बिना अनुमति के भारत नहीं छोड़ सकता तथा किसी आपराधिक आरोप का उत्तर देने के लिए विदेशी की उपस्थिति आवश्यक हो तो इसे बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यही कोर्ट ने इसी बात की व्याख्या की है। अगला जो मुद्दा है ये बहुत सुर्खियों में रहता है, इसको हम देखते हैं। समलैंगिक विवाह, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की समीक्षा खारिज की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को पहले ही मान्यता देने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उस पर एक पुनर्विचार याचिका डाली गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया। 9 जनवरी 2025 को न्यायमूर्ति BR गवई की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने अक्टूबर 2023 के उस फैसले की समीक्षा करने की मांग करने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें समलैंगिक विवाह को वैध करने से इनकार किया गया था। ये केस था सुप्रियो बनाम भारत संघ 2023। इस केस को याद रखिएगा, कभी भी परीक्षा में ये पूछ सकते हैं। इसमें कहा गया था कि समलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह को कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए, इसकी उन्होंने मांग की थी कोर्ट से। जुलाई 2024 में याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में जनहित को ध्यान में रखते हुए खुली अदालत में सुनवाई की मांग की थी। मतलब वो जो है बात का बवंडर बनाना चाहते थे, लेकिन पीठ ने अपने आदेश में उस याचिका को भी खारिज कर दिया था। पुनर्विचार याचिकाओं में तर्क दिया गया था कि शीर्ष अदालत के फैसले ने समलैंगिक जोड़ों को जो वास्तविक परिवार की खुशियां चाहते हैं छुप कर रहने और बेईमानी भरा जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया है। तो उन्होंने कोर्ट पर ही आरोप लगाया था कि उनके कारण वो जो है समलैंगिक जो है व्यक्ति वो आपस में एक परिवार की तरह रह नहीं पा रहे हैं और चोरी छुपे एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। पहले क्या निर्णय आया था 2023 में, बहुमत के आधार पर एक जो है संवैधानिक पीठ बैठी थी, उसने फैसला दिया था कि ये जो है अगर इस पर जो है कोर्ट अपनी कोई भी आदेश देता है तो वो विधायी क्षेत्र में, विधायिका के क्षेत्र में उसके जुरिस्डिक्शन का अतिक्रमण होगा, इसलिए कोर्ट ने इसमें कोई भी निर्णय देने से इनकार कर दिया था। इसमें कहा गया था कि समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने का सवाल
बहस करने, कानून पारित करने का आदर्श मंच जो है वो संसद है। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में डाला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यस या नो नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को डिसाइड करने के लिए सही जगह नहीं है और इनको मान्यता मिलेगी समलैंगिक विवाहों को कि नहीं, ये संसद में डिसाइड होना चाहिए। और ये डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा था कि विवाह के अधिकार में संशोधन का अधिकार विधायिका के पास है, अर्थात जो विवाह संबंधी जितने भी कानून देश में लागू हैं उसकी व्याख्या तो कोर्ट कर सकता है, लेकिन उनमें संशोधन जो है वो विधायिका ही करेगी। बिल्कुल सही चीज, उस समय ये निर्णय लिया गया था। लेकिन जो LGBTQ+ लोग हैं उन्होंने अपने साथी को चुनने, साथ रहने का अधिकार और सरकार को उन्हें दिए जाने वालों के अधिकारों की पहचान किया जाना चाहिए ताकि ये एक जोड़े के रूप में बिना परेशानी के रह सकें। अब देखते हैं भारत में समलैंगिक विवाह पर क्या स्थिति है। 2 पुरुष या 2 महिलाओं के एक साथ विवाह की प्रथा कई देशों में लागू है। विश्व के अधिकांश देशों में कानून, धर्म, रीति रिवाजों के माध्यम से इसको विनियमित किया गया है कि 2 पुरुष या 2 महिलाएं आपस में एक दूसरे के साथ समलैंगिक विवाह कर सकते हैं। कई देशों में ये प्रथा और कानून के रूप से इसको मान्यता दी गई है। लेकिन भारत में समलैंगिक जोड़ों के लिए पंजीकृत विवाह नागरिक संघ को मान्यता नहीं देता है, अर्थात भारत में समलैंगिक विवाह मान्य नहीं है। हालांकि समान लिंग वाले जोड़े अनुच्छेद 21 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार लिविंग जोड़े के रूप में समान अधिकार और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उनको मान्यता नहीं है, विवाह नहीं माना जाएगा, लेकिन वो रह सकते हैं साथ साथ। जो विशेष विवाह अधिनियम 1954 है, यह उन दंपतियों के सिविल विवाह का प्रावधान है जो अपने निजी कानून के तहत विवाह नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य है, ये जो इन लोगों ने मांग की थी, समलैंगिक लोगों ने, LGBTQ कम्युनिटी ने, उन्होंने विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत इसमें जो है संशोधन मांगा था और कहा था कि उनको भी इसमें शामिल किया जाए। लेकिन ये विशेष विवाह अधिनियम उन लोगों के लिए है जो इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिज करते हैं और उन दोनों के ऊपर कोई एक कानून लागू नहीं होता है। उस परिस्थिति में यह विशेष विवाह अधिनियम बनाया गया है और इसमें LGBTQ कम्युनिटी जो है शामिल नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2023 में फैसला दिया कि 1954 का जो विशेष विवाह अधिनियम है वो समलैंगिक विवाहों पर लागू नहीं होता है। और न्यायालय ने एक चीज और बहुत अच्छी कही कि यह सर्वसम्मति से माना कि विवाह करना मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। अर्थात जो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अगर कोई केस लेके जाते हैं तो वो केवल मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ही जा सकते हैं और विवाह करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। न्यायालय के अनुसार विशेष विवाह अधिनियम 1954 में समलैंगिक विवाह को शामिल करने के लिए संशोधन नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में स्थिति है कि समलैंगिक जोड़े जो है ना तो सिविल विवाह कर सकते हैं और ना ही बच्चे को गोद ले सकते हैं। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इस पर जो है मेंस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला जो न्यायालय से संबंधित जो मुद्दा है वो ये है, केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियों को समय पर भरने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी 2025 को एक जनहित याचिका की सुनवाई की और केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया है। इस समय वर्तमान में जो केंद्रीय सूचना आयोग है वहां पर 8 पद रिक्त हैं और 5 राज्यों के सूचना आयोग काम नहीं कर रहे हैं। मतलब राज्यों में राज्य सूचना आयोग नाम का कोई संस्था है ही नहीं। तो बहुत ही बुरी स्थिति है। इसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की ये जो बेंच थी, उन्होंने उसमें ये जनहित याचिका आया जिसमें अंजलि भारद्वाज बनाम भारत संघ के न्यायालय के 2019 के फैसले के बावजूद रिक्तियों को भरने में प्रगति की कमी को उजागर किया गया था। वास्तव में सरकारें इसको बहुत ध्यान नहीं देती हैं सूचना आयोग की फंक्शनिंग पे और इसको जो है अनावश्यक खर्च मानती हैं। इसीलिए वो या तो उसमें भर्तियां नहीं करती हैं जिससे वेतन न देना पड़े और या तो सूचना आयोग का गठन ही नहीं करती हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी की है, उसको देखते हैं कि केंद्र को अगस्त 2024 में शुरू की गई चयन प्रक्रिया का विवरण देने वाली रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में प्रस्तुत करे और समय सीमा स्पष्ट करे कि कब तक ये रिक्तियां भर ली जाएंगी।
शीर्ष अदालत ने सबसे जो गंभीर टिप्पणी की है वो झारखंड राज्य पर की है, जिसने बार बार निर्दोषों के बावजूद इस आधार पर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की कि विधानसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं है, केवल इसको आधार बना करके जो है रोका गया है। जबकि वो चाहे तो कोरम न होने के बावजूद वो किसी को भी विपक्ष का नेता घोषित कर सकती है सरकार। पीठ ने कहा कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जून 2024 में जारी किया गया था, लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। अदालत ने एक सप्ताह के भीतर रिक्तियों वाले अन्य राज्यों को आवेदकों की सूची अधिसूचित करने, चयन समिति की संरचना, उम्मीदवारों के शॉर्टलिस्ट, मानदंड, साक्षात्कार, नियुक्तियों के संचालन, समय सीमा, ये सब डिटेल ओपन करने का और अखबार में प्रकाशित करने का आदेश दिया है। राज्यों को मुख्य सचिव की रिक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने और नियुक्तियों के बारे में अनुपालन करने के लिए एक एफिडेविट जो है जमा करने के लिए कहा है। अब ये आरटीआई से संबंधित जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जो अलग अलग महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं वो ये दिए गए हैं कि एक पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल राइट्स बनाम संघ, इसमें सूचना के अधिकारों को मौलिक अधिकार माना है और आरटीआई अधिनियम की नींव इसी मुकदमे से रखी गई थी। ये एक पीआईएल थी। इसके अलावा सुभाष चंद्र अग्रवाल बनाम कार्मिक विभाग 2010 का मुकदमा है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश जो सीजीआई का कार्यालय है उसको भी आरटीआई के अंतर्गत शामिल किया गया था, अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट स्वयं वो भी जो है उसने अपने आप को भी जो है इस सूचना के अधिकार से छूट नहीं दी थी। इसके अलावा नामित शर्मा बनाम भारत संघ 2013 में ये बताया कि सूचना आयोग एक ऐसा न्यायाधिकरण है जिसके कार्य न्यायालय के समान अर्ध न्यायिक है। तो मतलब उसको जो न्यायालय के समान शक्तियां प्रदान की गई थी। अब ये जो सूचना आयोग है इसके बारे में एक प्रश्न देख लेते हैं। केंद्रीय राज्य सूचना आयोग के बारे में निम्नलिखित संदर्भों पर विचार करिए। केंद्रीय राज्य सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय है, बिल्कुल सही, मतलब लीगल बॉडी है। सांविधिक मतलब सम प्लस विधिक, मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ, लीगल। यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है। यही सबसे पहले सूचना का अधिकार 2005 में ही जो है ये एक्ट आया था। इसके अलावा राज्य सूचना आयोगों के विपरीत केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं, ये सब जो है सांविधिक निकाय हैं, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, केंद्रीय राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से कम सूचना आयुक्त होते हैं, ये सही है बिल्कुल। तो इसमें 1 और 3 ये जो है विकल्प सही है कि इसका जो केंद्रीय ये सांविधिक निकाय है दोनों, और 2005 में इनको स्थापित किया गया था और इसमें एक मुख्य आयुक्त होगा और 10 से अनधिक मतलब 10 से कम जो है इसमें अन्य आयुक्त भी हो सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो देखते हैं, सीबीआई के लिए राज्य की सहमति। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि सीबीआई को विभिन्न राज्यों के अधिकार क्षेत्र में तैनात केंद्र के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए राज्य सरकारों की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसको आप समझिए कि मान लीजिए कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी है जो किसी राज्य में पोस्ट है, जैसे कि बैंक है या कोई और संस्था है, पोस्ट ऑफिस है, अगर उनके खिलाफ सीबीआई को कुछ कार्रवाई करनी है तो राज्य से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो राज्य कर्मचारी का दर्जा उनके पास नहीं है। ये मामला क्या है, तो सीबीआई ने आंध्र प्रदेश में काम कर रहे केंद्र सरकार कर्मचारियों के खिलाफ एक एफआईआर की थी। आरोपियों ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष सीबीआई के अधिकार क्षेत्र को इस आधार पर चुनौती दी कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के तहत अविभाजित आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति 2014 में विभाजन के बाद नए राज्य पर स्वतः लागू नहीं होगी। अर्थात इनके विरुद्ध जो है सहमति आंध्र प्रदेश ने पहले ही दे दी थी, लेकिन जब राज्य अलग अलग हो गया तो इनके जो गिरफ्तार किए गए कर्मचारी थे इनका कहना है कि अब दोबारा परमिशन जो है लेनी होगी। उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि सीबीआई को आंध्र प्रदेश से सहमत लेने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, पहले भी जो लिया था वो बिना मतलब लिया था। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है ये जस्टिस सीटी रवि कुमार, जस्टिस राजेश बिंदल की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें यह व्याख्या की गई थी कि मामलों की जांच के लिए आंध्र प्रदेश की सहमति आवश्यक है। ये मामला क्या था,
सीसीटी बनाम स्वर्ण रेखा कोक्स एंड कोल लिमिटेड के मामले में संदर्भ दिया गया था। अब आइए देखते हैं ये दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम है क्या। वर्ष 1941 में ब्रिटिश भारत के युद्ध विभाग में एक विशेष पुलिस स्थापना का गठन किया गया ताकि युद्ध के समय जो खरीद फरोख्त होती है उसमें जो भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जा सके, इसलिए दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम जो है बनाया गया था। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 को लागू करके भारत सरकार के विभिन्न विभागों के भ्रष्टाचार आरोपों के अन्वेषण के लिए एक एजेंसी की शुरुआत की गई और इसी को जो है सीबीआई नाम दिया गया। अब ये जो है सीबीआई को किसी राज्य में अपराध की जांच करने के लिए राज्य की सहमत लेनी आवश्यक है। ये इसमें दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में प्रावधान किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया और कहा कि राज्य की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है अगर वो केंद्र सरकार के जो अधीन कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई सीबीआई करती है। तो मित्रों, न्यायालय से जितने भी जुड़े हुए मामले इस पुस्तक में दिए गए थे, जो जुडिशियल सिस्टम से, उन सभी को मैंने आपके समक्ष एक एक करके प्रस्तुत किया। अगर हमारा प्रयास, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि इसमें से कुछ परीक्षा उपयोगी कंटेंट आपके लिए है, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।